जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपुर पे। तो क्लास 12 का 20 तारीख को इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है और आप लोगों को पता है कि जो वीकली टेस्ट का आप लोगों का टेस्ट होता था उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हम लेकर आप लोग के लिए आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, कॉमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पर पूछा गया है। पहले सवाल में आपसे बोला गया मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो किसका अध्ययन है, आपको बतानी है। आपके पास ऑप्शन है पूर्ण रोजगार का, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का, समग्र मूल्य का और उपयुक्त में से सभी। सबसे पहली बात कि ये जो होता है ना वीकली टेस्ट, ये उन सभी छात्रों के लिए एक रामबाण हो जाता है जो कि इंग्लिश मीडियम से है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को यहाँ पर जो इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिख जाता है और हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में भी दिख जाता है, तो दोनों का यहाँ पर जो दिखता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जो जनक माना जाता है वो J.M. किन्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, पूंजी के भंडार में वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो पूंजी के भंडार में वृद्धि को हम लोग कहते हैं पूंजी निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह में शामिल है, यानी कि कौन जो है वो प्रवाह में शामिल है, आपको बताना है। उपभोग, निवेश, आय, तो उपयुक्त में से सभी, तो उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए 4 सेक्टर मॉडल में वृत्ताकार प्रवाह की संतुलन स्थिति लागू होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि स्थिर पूंजी के उपभोक्ता को क्या कहते हैं। तो स्थिर पूंजी के जो उपभोक्ता होते हैं उसको हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि राष्ट्रीय आय मापने की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो राष्ट्रीय आय को मापने की जो विधि अपनाई जाती है वो अपनाई जाती है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, तो उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो कौन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है ये आपको दिखानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा भूमि, वन, खनन, तो उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल है। तो राष्ट्रीय आय में जो शामिल होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। स्थानांतरण आय है, शेयर और बाइंड की आय है, काले कारोबार से प्राप्त धन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय में कौन शामिल है, देखिए ये सब राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आइए NDPFC जो होता है वो क्या होता है आपको बताना है। तो ये जो होता है एक अप्रत्यक्ष प्लस आर्थिक मदद, यानी कि दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना कुछ आपका जैसे कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या है, किसको बोलते हैं, ये सब है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। इसको आप लोग एक बार देख कर जाना एग्जाम में। ठीक है, राष्ट्रीय आय हो गया, मिश्रित आय हो गया, ये हम इसका दिखाते रहे आप लोग को। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पर जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु के बीच क्या अंतर स्पष्ट करना, ये आप लोगों को देख कर जाना है। निम्न कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करना है आपको, एक बार इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ठीक है, यहाँ पर उसको क्वेश्चन ही है 16 नंबर में, देखिए दो क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह को बताएं। ठीक है, ये भी सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग को देख कर जाना है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।